तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हमने जो क्लास 7 का जो एनसीईआरटी बुक साइंस का सेशन चला रहे थे बालक, उसमें क्या हो रहा था कि मैंने पार्ट 1 में क्या किया था, जंतुओं और पादपों में परिवहन के माध्यम से मैंने रक्त परिसंचरण तंत्र को देखा था। है ना, परिसंचरण तंत्र अर्थात रक्त शरीर में कैसे जाता है, विभिन्न पदार्थ हमारे शरीर के मैंने छोटे से छोटे कोशिकाओं तक कैसे पहुंचता है, वो मैंने देखा था कि फेफड़ा से ब्लड जो होता है फेफड़ा में ऑक्सीजन ग्रहण किए, फिर धमनियाँ, शिराएँ ये सब ग्रहण करेगा और ग्रहण करने के बाद हृदय में ले जाएगा, हृदय से फिर शरीर में ले जाएगा। ये सारे परिवहन पदार्थों के लिए जो कार्य कर रहा था हमारी वाहिकाएँ, उसको मैंने पार्ट 1 में अध्ययन किया। पार्ट 2 में मैं क्या करता हूँ कि उनके विभिन्न सारे अंग हैं, जैसे मैंने फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, फिर केशिकाएँ हो गया, फिर धमनी हो गया, शिरा हो गया, बहुत सारे उत्सर्जन तंत्र भी हो जाएंगे। जैसे मैं किसी चीज़ को, पदार्थ को अवशोषण कर लिया तो वो अपशिष्ट बचेंगे, तो अपशिष्ट हमारे शरीर में रहनी नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो उसको बाहर भी निकलना चाहिए। तो उसके लिए विभिन्न उत्सर्जन अंग के बारे में भी पढ़ेंगे, मानव को भी पढ़ेंगे, पादप को भी पढ़ेंगे, जीव जंतुओं को भी पढ़ेंगे। तो आज के पार्ट में मैं हृदय पढ़ रहा हूँ, हृदय के बारे में। तो ये हृदय समझते हैं बालक, क्या होता है कि हार्ट क्या है, हार्ट का कार्य क्या है, परिसंचरण में हार्ट का कार्य क्या है, यानी रक्त परिवहन में हार्ट का क्या भूमिका है। तो कहता है मुन्ना कि रक्त के माध्यम से हृदय क्या है। तो हृदय एक मांसलदार पेशियाँ हैं। मांसलदार क्या है, पेशियाँ हैं। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थ के परिवहन के लिए पंपिंग करता है। पंप का मतलब ऐसे संकुचन होता है जिसके कारण से वो पंप करता है। पंप करने के माध्यम से विभिन्न परिवहन या परिसंचरण तंत्र या वाहिकाओं या नली द्वारा क्या होता है कि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है ना। जैसे मान लिया ऑक्सीजन मैंने ग्रहण किया और फेफड़ा में गया, फेफड़ा में क्या हुआ, रक्त में मिला, रक्त में मिलने के बाद वो हृदय में पहुंचेगा, हृदय में मिलने के बाद हृदय में वो शुद्ध होगा और शुद्ध होने के बाद कहाँ पहुंच जाएगी बालक, तो वो शरीर में पहुंच जाएगा। तो ये परिवहन का कार्य कर रहा है। तो यही पंपिंग हृदय में होता है, और हृदय में पंपिंग होने के पश्चात क्या होता है, ये शरीर के विभिन्न अंगों में शिराओं एवं केशिकाओं एवं महाधमनियों द्वारा शरीर के छोटे छोटे कोशिका अर्थात अंतिम कोशिकाओं तक पदार्थ पहुंच जाता है। किसके माध्यम से, तो ये रक्त के माध्यम से। ओके, कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है अर्थात रुकता नहीं है। कहता है ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता है। ऐसा कोई पंप नहीं है जो बिना रुके कार्य करते रहता है। ओके बालक, उसके बाद क्या है मुन्ना, कहता है कि यह बिल्कुल संभव नहीं प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है बालक। सही बात है ना, बिना रुके। मैं थकता हूँ तो हमारी क्या होता है कि शरीर काम करना बंद कर देता है। अगर मुंह थक जाते तो मैं बोलना बंद कर देता हूँ, आँख थक जाती है तो हम आँख से मतलब सो जाते हैं, है ना। तो जो थक जाता है वो अपना रेस्ट में हो जाता है, लेकिन हमारे हृदय के एक ऐसे भी अंग हैं जो कभी रुकता नहीं है जब तक हमारे जीवन चलता है, अर्थात जीवन पर्यंत बिना रुके चलते रहते। उसी हृदय के बारे में हम सब जानेंगे। कहता है हृदय बचगुहा में स्थित होता है। बात सही है, हमारे शरीर के बचगुहा में वो स्थित है जिसका निचला सिरा थोड़ी सी बाईं ओर मुड़ी रहती है। देखिएगा, मैं दिखाऊंगा उसको। अपनी अंगुलियों के भीतर मोड़ लीजिए, जैसे मोड़ लेंगे अंगुली को, जैसे मुट्ठी बांधते हैं तो मुट्ठी को बांधें उतना ही आकार में छाती में क्या होता है, वो रहता है उपस्थित। ठीक है, फेफड़ों के बीच में रहती है, वही बताया है। मुड़कर मुट्ठी बना लीजिए। हृदय आपका लगभग मुट्ठी के साइज के बराबर होता है। सोचिए जरा, हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन युक्त स्निग्ध रक्त परस्पर मिल जाते हैं तो क्या होगा, शरीर में जैसे ही मिल जाएगा तो विशुद्ध हो जाएगा रक्त। जैसे ही विशुद्ध होगा तो हमारे शरीर बीमार पड़ सकते हैं और हम क्या हो सकते हैं, रोगग्रस्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुन्ना, कहता हृदय 4 कक्षों में क्या होता है, बटा होता है। बात सही है, हृदय कितने कक्षों में बटा होता है, 4 कक्ष होते हैं, जिसमें से 2 ऊपर वाला, ऊपर उ से ऊपर, अ से अलिंद, ऐसे ही समझिए। ऊपर वाला अलिंद, ऊपर वाला अ से अलिंद हो जाएगा, ऊपर वाला 2 अलिंद हो जाएगा, नीचे वाला 2 नीले हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नीले कहलाते हैं। कक्षों के बीच एक बाल पाया जाता है, विभाग वाला, यानी बांट कर क्या कहते हैं, विभाजन, एक दीवार पाया जाता है जो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त अर्थात शुद्ध रक्त और कार्बन डाइयुक्त समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता है। परिसंचरण तंत्र की
कार्यविधि को समझने के लिए चित्र को देखिए। अब देखिए यहाँ से ये मुन्ना क्या हुआ कि हमारे हृदय होंगे, ये हर्ट हो गया। हर्ट में कहता है ये देखिए जो संरचना जना रही है, ये संरचना आपको, ये क्या है मुन्ना, यही आपका क्या है, हृदय के अंग हैं, हृदय हैं। ये सारे हृदय, ये सारे मुट्ठी के साइज के क्या हैं, हृदय के अंग हैं, हृदय के अंग। इसमें देखिए ऊपर वाला दो भाग में बटा हुआ, देखिए यहाँ से क्या हुआ, विभाजित है, यहाँ भी एक दीवार है जो खुलता है। जैसे ही ये संकुचन करेगा, ये संकुचन करेगा, तो संकुचन जैसे ही दबाव करेगा तो ये मुंह खुलेगा, मुंह खुलेगा तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त क्या होगा, यहाँ पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा, तो ऊपर वाला को दो अलिंद कहते हैं। जैसे दाएं में है तो दाएं अलिंद, बाएं में है तो बाएं अलिंद, हो गया दो अलिंद। और नीचे दो निलय हैं, दाएं है तो दाएं निलय हो जाएगा और बाएं में है तो बाएं निलय हो जाएगा। अपना छाती में देख लीजिएगा, दाएं में दाएं निलय और बाएं में बाएं निलय। उसी प्रकार से दाएं में दाएं अलिंद और बाएं में बाएं अलिंद हो जाएगा। तो दो अलिंद और दो निलय होता है, हृदय में दो अलिंद और दो निलय। सबका काम अलग अलग है। जैसे यहाँ ऑक्सीजन विभिन्न प्रकार के धमनियों से अंदर आया, मान लीजिए यहाँ सिराओं से अंदर प्रवेश किया, ब्लड प्रवेश किया तो यहाँ पहुँचा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त संकुचन करेगा। जैसे ही संकुचन करेगा बालक, ये दीवार क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। खुलेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा ब्लड, कहाँ पहुँचेगा बताइए आप, कहाँ पहुँचेगा बालक, तो ये पहुँचेगा कहाँ, निलय में, दाएं निलय में। और यहाँ संकुचन होगा तो ये वाला तो बंद हो जाएगा, बट ये वाला क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, खुलेगा। खुलेगा तो आगे ब्लड चल जाएगा, इधर देखिए मुन्ना, है ना, चला जाएगा। तो फुसफुस धमनी में चला जाएगा, देख लेना है उसको। फिर यहाँ देखिए इधर टाइप में, देखिए इधर फुसफुस सिराओं से क्या हुआ, ब्लड इधर आया, प्रवेश किया। वो खुला कहाँ मुन्ना, ये देखिए बाएं कोची में, आलिंद में, ऊपर तो आलिंद, दो आलिंद हो गया। और यहाँ संकुचन होगा तो ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा मुन्ना, ये दीवार खुलेगा, है ना, ये वाला जो कपाट है यानी द्वार है जो खुलेगा, तो यहाँ ब्लड आ गया, है ना, यहाँ आ गया। तो ये कैसा है, ये तो शुद्ध ब्लड है। कैसा है, शुद्ध ब्लड है, ऑक्सीजन रहित है। कैसा है, ऑक्सीजन रहित, तो शुद्ध ब्लड यहाँ गया। फिर यहाँ इस दीवार में संकुचन होगा तो यहाँ से भी एक क्या होते हैं, द्वार खुलता है और ब्लड को इधर लेके चला जाता है। ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके चल जाता है। तो यहाँ हो गया फुसफुस धमनी, यहाँ हो गया फुसफुस सीरा, है ना, फुसफुस धमनी, फुसफुस सीरा, इधर भी होगा फुसफुस धमनी और फुसफुस सीरा। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको मुन्ना कि धमनी धमका कर ले गई और शिवानी सिसक कर ले आई। लेकिन ध्यान रखना है कि धमनिया का कार्य क्या है। धमनी जो है ऑक्सीजन रहित ब्लड को शरीर तक ले जाने का कार्य करता है। तो भाई ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड आया कैसे, है ना, तो ये ऊपर हृदय में जाता है। हृदय में आया कैसे, यहाँ से गया मुन्ना सिराओं के माध्यम से, सिराओं के माध्यम, मैंने बताया था ना, महाशिरा के माध्यम से या सिराओं के माध्यम से क्या करेगा, वो प्रवेश करेगा। जैसे यहाँ देखते हैं कि सिराएं हैं, यहाँ सिराएं के माध्यम से शुद्ध रक्त आया, कहाँ आया जी, तो हृदय से, फेफड़ा से ऐसे प्रवेश किया। फिर यहाँ से कहाँ चल जाएगा बालक, ये शरीर में चल जाएगा। तो फेफड़ा से आया, कहाँ से, फेफड़ा से आया, कहाँ से, फेफड़ा से, कहाँ से आया, फेफड़ा से। तो ये फुसफुस क्या है, सीरा है। सीरा के माध्यम से कहाँ आता है, फेफड़ा में एक सिराएं अंग होती है जिसके माध्यम से वहाँ ऑक्सीजन युक्त क्या है, ऑक्सीजन फेफड़ा में लिए और यहाँ मिला ब्लड में और मिलकर सीधे चलाया कहाँ मुन्ना, बायां आलिंद में। किसके माध्यम से, फुसफुस सीरा के माध्यम से, याद रखना इसको। फिर यहाँ से क्या होगा मुन्ना, यहाँ से हृदय से कहाँ पहुँचेगा, शरीर में। शरीर में किसके द्वारा, तो कहता है कि धमनियों के द्वारा। तो धमनी से चल गया कहाँ मुन्ना, शरीर में प्रवेश कर जाएगा। अब शरीर से धमनी के छोटे छोटे केशिकाएं जो होता है सिराओं से मिलती थी, और जैसे ही मिलेगा तो कोशिका के पास पहुंचेगा, शुद्ध रक्त यानी ग्लूकोज टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिलेगा। तो ये सिराओं के माध्यम से, है ना, सिराओं के माध्यम से फिर से पहुंचेगा बालक कहाँ, हृदय में। कहाँ पहुंचेगा, हार्ट में, है ना, शुद्ध रक्त। यहाँ से फिर ये चलेगा कहाँ मुन्ना, कौन लेके जाएगा, सिराएं आया तो धमनी, यहाँ से कौन धमनी, तो फुसफुस धमनी। कौन धमनी, फुसफुस धमनी लेके चल जाएगा कहाँ बालक, फेफड़ा में। कहाँ ले जाएगा, फेफड़ा में, अशुद्ध रक्त फेफड़ा में।
फिर फेफड़ा में जाके ऑक्सीजन शुद्ध होगा और शुद्ध होने के बाद फिर ना पुनः क्रिया वही होगा। समझ गए? आप समझ गए होंगे। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर आपसे बोलेगा कि बताइए हृदय के कौन से अंग है ना, जो माने धमनियाँ को छोड़कर कौन से अंग हैं जो शुद्ध रक्त को परिवहन करता है। तो कौची मारेंगे मुन्ना? फुसफुस सीरा। जबकि हम सीरा के बारे में क्या जान रहे थे? सीराएं क्या है? अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। जबकि फुसफुस सीरा क्या करता है? शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में लाने का कार्य करता है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं मुन्ना। हाँ, एक बात और है, ये बीच में जो दीवार है मुन्ना, ये रक्त को मिलने नहीं देता। जैसे अशुद्ध रक्त यहाँ गया है ना, तो ये शुद्ध रक्त है, ये जो बीच वाला दीवार है इसको मिलने नहीं देता है। ओके, चलिए आगे बढ़। अब देखिए हृदय स्पंद का बारे में। स्पंद का मतलब वही पंपिंग करना। स्पंद का मतलब पंपिंग, धड़कना, धड़कना, हृदय का धड़कना, ऐसे धक 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 कर धड़कना। कहता है हृदय के कक्ष की भित्तियाँ पेशियों से बनी होती है। मांसपेशियल पेशियाँ होते हैं, पेशियों से बनी होती है। ये पेशियाँ लयबद्ध होता है, लयबद्ध के रूप में संकुचन होता है। लयबद्ध का मतलब सिस्टम से, जैसे इधर चपा तो उधर खुला, उधर चपा तो इधर खुला। बात समझिए, जैसे यहाँ मैंने चापा बैलून को तो इधर फूलेगा मुन्ना, इधर चपाया तो इधर फूलेगा, और इधर चपाया तब इधर खुलेगा। तो मैंने सिस्टम से फिर इधर चपाया तो इधर खुलेगा। मैंने एकदम लयबद्ध तरीके से संकुचन होता है, एक के बाद एक संकुचन होता है। और ब्लड क्या होता है? धीरे धीरे पंप के माध्यम से, अर्थात रक्तवाहिनियों के माध्यम से पूरे शरीर में संकुचित होते रहता है। हृदय से शरीर, शरीर से हृदय, हृदय से फेफड़ा, फेफड़ा से हृदय, हृदय से शरीर, ऐसे होता रहता है एकदम लयबद्ध तरीके से, है ना। उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांतियाँ दोनों मिलकर हृदय स्पंदन बनाता, हार्ट बीट बनाता है। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता। बात सही है। यदि आप अपने बच की बाईं तरफ हाथ रखें तो हृदय स्पंदन धड़कन को महसूस कर सकते हैं, है ना। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया भी था पिछले अध्याय में आपको। कहता चिकित्सक स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। इसको चित्र देख लीजिए, ये हो गया क्या? स्टेथोस्कोप, जिसके माध्यम से हृदय की गति मापी जाती है। किसकी गति? हृदय की गति। देखिए, ये जो कान में लगाता है डॉक्टर, उसको क्या कहते हैं? श्रुतिका। श्रुतिका का मतलब सुनने वाला। कौन वाला? सुनने वाला। श्रुतिका का मतलब सुनने वाला। हो गया कहानी। उसके बाद इसमें एक पंप है ना, जिसको ट्यूब कहा जाता है। इसमें एक विशेष कार्य होता है, टोटल रिफ्लेक्शन, है ना। टोटल रिफ्लेक्शन, पूर्ण परावर्तन होता है ना। जो यहाँ पर एक क्या होता है मुन्ना, एक देखिए चेस्ट पीस, है ना, एक कटोरी की टाइप की, टिप्पी की टाइप की लगा होता है, जो हमारे छाती में लगाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ? संरचना हो गया। ये छाती में लगाता है, इसको छाती में लगाते हैं। जो छाती धड़कता है उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अर्थात यहाँ धड़का, उसको पूरा परावर्तन करके नाली द्वारा क्या करता है? हमारी कानों में, अर्थात ये श्रोतिका में पहुंचता है, जिससे हमें पता चलता है कि हृदय की धड़कन सही है या गलत, सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये हो गया। इसको आप घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जैसे तेल उल नापने वाला कुप्पी होता है ना, कुप्पी पर क्या कीजिए, एक बैलून जो होता है, रबड़ बैलून, वो उसको लगाइए, और लगाने के बाद उसमें एक पाइप जोड़िए और पाइप को अपने कान में सुनिए। आपको पता चलेगा, हृदय पर लगाओगे तो कुछ ना कुछ अनुभव होगा, है ना। तो आपको 5 मिनट 6 मिनट के बाद, दौड़ने के बाद आते, हृदय स्पंदन अलग अलग तरीके से अलग अलग हो सकता है ना मुन्ना, तो इसको ध्यान रखना है। आगे देखिए, हृदय स्पंदन और उसके दर अलग अलग समय में अलग अलग, जैसे विश्राम कर रहे हैं तो उसका विश्राम रेट में हृदय का स्पंदन अलग हो जाएगा बाबू। अगर हम, है ना, दौड़ रहे हैं तो उसके स्पंदन दर अलग हो जाएगा, धड़कता है तो अलग अलग हो सकते हैं, है ना। स्पंदन दर अलग अलग हो सकता है भाई, है ना, इसमें कोई बात नहीं है। आगे बढ़ें तो एक यहाँ पर बॉक्स है जिसको हम पढ़ लेते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। कब किए थे? 1578 में, 1578 से 1657, मैंने विलियम हार्वे के जीवन काल इतना तक चला था। नामक चिकित्सक ने की थी। किसके? रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे के द्वारा किया। तो जो क्या थे? अंग्रेज थे। उन दिनों मान्यता थी कि रक्त शरीर में वाहिनियों के दोलन, शरीर की वाहिनियों में दोलन करता है। इस मत को
हार्वे का उपहास भी है। वो बोला था कि रक्त परिसंचरण के लिए नली होती है जिसके माध्यम से रक्त हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। इसके लिए उनको उपहास का मतलब क्या हुआ था, उसको क्या किया गया था, हमने उसको क्या कहते हैं उसको, अरे यार, उसको मजाक मजाक उड़ाया गया था कि यार हृदय स्पंदन रक्त परिसंचरण के लिए ये नलिकाएं पलकाएं नहीं होती है तो उसके लिए, और उनको क्या किया था, परिसंचारी यानी सर्कुलेटर कहा जाता था, है ना। उन्हें परिसंचारी यानी सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण तंत्र के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञान तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। फिर बाद में लोगों ने माना, उसके बाद जीव विज्ञान भी मान्यता दे दिया। फिर उसके बाद विलियम हार्वे की ये जो सच हो गया, जो थ्योरी को माना गया कि भाई रक्त परिसंचरण के लिए शरीर में विभिन्न प्रकार की नलिकाएं होती है जिसको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं, रक्तवाहिनियाँ होती हैं, शिराएं, कोशिकाएं, धमनी, ये सारे की सारी चीज़ को बाद में मान्यता मिल गया। ओके, आगे बढ़ते हैं मुन्ना। अब हम पढ़ते हैं जंतुओं में उत्सर्जन। अब ये सारे चीज़ हो गया, शरीर में विभिन्न पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंच गया, अवशोषण भी किया, है ना। तो अब इसको उत्सर्जन कैसे करेंगे, तो सारे पदार्थ तो अच्छे नहीं रहते होंगे। जो पदार्थ के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, ये सारे चीज़ को जब अवशोषण कर लेता है तो कुछ तो अपशिष्ट बच ही जाते हैं। तो अपशिष्ट का उत्सर्जन जंतुओं में कैसे होता है, वो चीज़ को आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े द्वारा किस प्रकार उच्च वसन, अर्थात श्वसन नहीं, उच्च वसन यानी सांस छोड़ते समय दौरान शरीर से बाहर निकल जाता था। बात सही है। यह भी ध्यान रखिए कि आपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, ये भी ठीक है। आइए अब हम यह मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर के द्वारा कैसे बाहर निकल जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से, तो हम खाते हैं जो, है ना, खाते हैं ना, उसको क्या होता है, पाचन होता है। पाचन होने के बाद क्या होता है, उससे जो पोषक तत्व होते हैं उसको ग्रहण कर लिया जाता है और अपचित पदार्थ बच जाते हैं जिसको हम अपशिष्ट के नाम से जानते हैं। जो भोजन के रूप में आहार लेते हैं उसी को तो हम क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। और आहार से ही अपशिष्ट निर्माण होता है, तो भोजन जो खाते हैं वही हो गया हमारा क्या है, अपशिष्ट पदार्थ वही आता है। तो ये देखिए, जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट रूप में निर्मुक्त हो जाता है। अर्थात जब हमारी कोशिकाओं कार्य करती है तो अर्थात कोशिकाओं में जो श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहाँ पर वो तो ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्या ऊर्जा के रूप में मुक्त करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो अपशिष्ट पदार्थ हो गया। उसी प्रकार से अब जब खाना खाते हैं तो वो उसमें कुछ क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये सारे चीज़ को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है ब्लड में, और वो अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, एक मल द्वार में या मलाशय में जाके जमा हो जाता है और उसके बाद उसको बाहर उत्सर्जन अंग के द्वारा निकाल दिया जाता है। अधिकांश ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, अर्थात जो हमारे शरीर में बच जाते हैं वो विषाक्त होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। बात सही है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मुक्त होने वाली अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का प्रक्रम को उत्सर्जन कहा जाता है। अर्थात शरीर में या सजीवों में कोशिकाओं के द्वारा निर्मित अर्थात कोशिकाओं के द्वारा निर्मित जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। जैसे मल मूत्र निकला, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ये क्या है, उत्सर्जन ही कहलाता है ना। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले अंग को क्या कहते हैं, उत्सर्जन अंग के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं मुन्ना। उत्सर्जन तंत्र के बारे में कहता है, रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को, उत्सर्जन तंत्र के मतलब समझ रहे हैं, शरीर में उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। ये किस प्रकार होता है, इसके लिए रक्त को छानने की एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है ना, छानने की एक व्यवस्था होती है। यह व्यवस्था क्या होता है, बिरकक अर्थात गुदरी, ये भी मांसादार पार्ट है ना, जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन रहता है ना, छोटे छोटे नलिकाएं पाई जाती है, उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। यह व्यवस्था बिरकक में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों बिरकक में पहुंचता है तो इनमें उपयोगी और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ को वो रक्त पुनः अवशोषित कर लेता है ना, अवशोषित कर लेता है, उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लेता है
कर लिया जाता है और जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रूप में पृथक हटा दिया जाता है। जो जल है ना, जो मूत्रते हैं यूरिया, है ना, जो पेशाब के रूप में बाहर निकलता है यूरिया यानी मूत्र के रूप में, वो क्या होता है कि ब्लड से अलग होकर, है ना, ब्लड को क्या करता है, वृक्क अशुद्ध ब्लड को शुद्ध बनाता है और शुद्ध बनाकर जो उससे अशुद्ध चीज़ों को बाहर निकालता है उसको हम मूत्र कहते हैं। वही यूरिया के रूप में, जल के रूप में, है ना, बाहर हटा दिए जाते हैं। और वृक्क से मूत्र वाहिनियों से होते हुए ये वृक्क में गया, ये वृक्क नीचे वाला चित्र हो गया, ये वृक्क में गया। अब वृक्क में शुद्ध रक्त को शुद्ध किया और उसमें अपशिष्ट जो बच गया, कौन मुन्ना, यूरिया बच गया, उसको मूत्र वाहिनियों, वाहिनियाँ का मतलब क्या होता है, ले जाने वाला। जैसे रक्त वाहिनियाँ रक्त को ले जाता था, मूत्र वाहिनियाँ मूत्र को ले जाएगा। तो कहाँ ले जाएगा, मूत्राशय, यानी मूत्र का जहाँ आशय स्वरण मिलता है, अर्थात वो जमा होता होगा किसी थैली में जिसको हम मूत्राशय कहते हैं, जाता है। मूत्र वाहिनियाँ नली के आकार की होती है, देखिए नली की आकार की, ये देखिए, देखिए ये हो गया मूत्र वाहिनियाँ, ये नली की आकार की है ना, ये हो गया मूत्र वाहिनियाँ। मूत्र वाहिनियाँ से होते हुए कहाँ चल जाता है, मूत्राशय में। ये देखिए मूत्राशय, जहाँ मूत्र का आसन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, मूत्राशय। मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र रंध्र के माध्यम से निकल जाता है ना। हालांकि मूत्राशय स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों का मूत्राशय एक समान होती है, लेकिन मूत्र मार्ग दोनों का क्या होता है, अलग अलग होते, ये चीज़ समझना है। ये हो गया हमारा वृक्क, ये सेम की आकार की होती है ना, लगभग सेम की आकार की, जैसे सीम का बिच्चा होता है ना उसके आकार की होती है। देखिए है धमनी, ये है सिरा है, यहाँ से रक्त प्रवेश करेगा बालक, इसमें अशुद्ध अशुद्ध रक्त दोनों प्रवेश करता है, उसको शुद्ध करेगा, शुद्ध करके क्या करेगा, ये शुद्ध को फिर से अवशोषित करके अब फिर से ब्लड को क्या करेगा, धमनियाँ सिराओं में भेज देगा, है ना। लेकिन अशुद्ध को क्या करता है, शुद्ध करके जो अवशिष्ट बच जाते हैं उसको क्या, मूत्र वाहिनियों के रास्ते मला मूत्राशय में ले जाकर जमा कर देता है। आगे देखेंगे, दूसरा सिरा खुला होता है जो मूत्ररंध्र कहते हैं, जिसे मूत्ररंध्र, और जिसे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क, यानी वृक्क हुआ मूत्राशय में, एक अपशिष्ट पदार्थ के लिए क्या होगा, वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। उसी प्रकार से जैसे अमाशय में हम आहार नाल होता था, अमाशय में पहुँचा, अमाशय से अग्नाशय में पहुँचा, अग्नाशय से छोटी आंत में पहुँचा, छोटी आंत से भोजन कहाँ, बड़ी आंत में, बड़ी आंत से होते हुए बाहर निकल जाता गुद्दा द्वार से। उसी प्रकार से यहाँ भी होता है, ब्लड का भी शुद्धिकरण होता है वृक्क के माध्यम से। तो ये मूत्र मार्ग द्वारा सम्मिलित रूप से ऊर्जाजन तंत्र बनाते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र बाहर निर्माण कर सकता है। मूत्र में 95%, ये देखिए इंपॉर्टेंट, 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अन्य अवशिष्ट भी पाए जाते हैं। तो आपसे सवाल भी पूछेंगे कि बताइए मूत्र में कितना परसेंट जल होता है, 95%, यूरिया कितना परसेंट, 2.5%, जल कितना परसेंट, 2.5%, हाँ सॉरी, अन्य पदार्थ के परसेंट 2.5%, हो गया खत्म। अब कहता है यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना स्वेद, है ना, पसीना स्वेद उसको कह सकते हैं। स्वेद में जल और लवण होता है क्योंकि उसमें नमक होता है ना मुन्ना, पसीना में नमक होता है। इसी कारण है कि जब हम काले कपड़े पहनते हैं तो सफ़ेद धब्बे धब्बे हो जाते हैं, वो आपको समझ में आ गया पसीना। इसका मतलब उसमें क्या मिला हुआ है, नमक जो अपशिष्ट पदार्थ हुआ वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों यानी रोम के माध्यम से भी बाहर निकल जाता है, जिससे हमें ठंडा महसूस होता भी है ना। कभी कभी किसी व्यक्ति को वृक्क काम करना बंद करता है, जिसको डायलिसिस कहते हैं, है ना, वृक्क काम करना बंद कर देता है, तो डॉक्टर उसको स्पेशल क्या करता है, उसको एक व्यवस्था बनाता है जिसके माध्यम से ब्लड को उसमें गिराएगा, फिर साफ करेगा, यानी वृक्क, जिसको हम कृत्रिम वृक्क कह सकते हैं। किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है वृक्क की अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त का अपशिष्ट पदार्थ, यानी रक्त में जो अशुद्ध पदार्थ होता है उसको साफ करना बंद हो जाता है, जिसके कारण रोगग्रस्त भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अधिक दिनों तक जीवित रहने में संभावना कम हो जाती है। इससे बचने के लिए यदि हम कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव होता है। इस प्रकार रक्त के छानने की विधि को क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं, या उसी को डायलिसिस के नाम से जानता। आगे बढ़ जाते हैं बालक। यहाँ कहता है कि पहेली जानना चाहती है कि क्या अन्य जंतु भी मूत्र करते हैं। एकदम करते हैं बाबू, है ना, ध्यान रखना। जंतुओं के शरीर के अपशिष्ट रसायनों को निष्कासन की विधि
जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अब ध्यान रखना है कि अलग जो जंतु हैं उनकी अपशिष्ट को जो बाहर निकलना वो जल पर निर्भर करता है। जितना शरीर में उसका जल रहेगा उसी अनुसार वो बाहर निकालने की कार्य करता है। जैसे समझिए, आपको चींटी देखिए, मल के रूप में क्या करता है, चिड़िया ले लीजिए, चिड़िया क्या करता है, वो तरल पदार्थ क्या करता है, अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालता है, क्योंकि उसके शरीर में जल की मात्रा कम होता है। यहाँ पर भी वही है विधि, जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। मछली जैसे जलीय जंतुओं कोशिका के अपशिष्ट उत्पादन को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनिया के रूप में जल में क्या करता है, मिश्रित कर देता है, सीधे जल में घुल जाती है। मुन्ना, पंछी, छिपकली, सर्प, कुछ जंतुएं शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन अर्ध धन है ना, अर्थात सेमी सॉलिड, अर्थात तरल पदार्थ जिसको हम प्लाज्मा के रूप में जानते हैं, सेमी सॉलिड है ना, तरल पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, जो मुख्य रूप से श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है। देखते हैं पंछी हगती है तो सफ़ेद होता है। रंग का होता है यूरिक अम्ल, अर्थात पंछियों में क्या होता है, यूरिक अम्ल छोड़ता है ना। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ यूरिया के प्रमुख कारण माने यूरिया रहता है जी। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्या कहता है मुन्ना, जल और खनिज का परिवहन। यानी अब पादप में आइए, जल कैसे होता है, खनिज का परिवहन कैसे, तो पिछले अध्याय में सूर्य में पढ़ चुके थे हम सब है ना, पीछे अध्याय में भी पढ़े थे पादप में परिवहन है ना। तो पादप मूलों, अर्थात मूल का मतलब क्या हुआ, जड़ द्वारा जल एवं खनिज का अवशोषण करते हैं। पीछे भी बताए थे मैंने। मूलों में मूल रोम पाया जाता है, जो कहता है कि मिट्टी के छोटे छोटे कण अर्थात केशिकत्व से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। वास्तव में मूल रोम जल के घुले हुए खनिज पोषक पदार्थ जल के अंतर्गहन के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। मूल रोम जो होता है मूल क्षेत्रफल को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिससे कणों में फंसे हुए बीच में उपस्थित जल को वो संपर्क में आ सकता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों में पहुंच जाता है? मैंने बताया था है ना, उत्सर्जन के माध्यम से भी यह सेक्शनल बॉडी होता है ना, ऊपर ले जाने के लिए खिंचाव उत्पन्न करता है। और जाइलम और फ्लोएम 2-4 अंग भी पाए जाते हैं, दो, जिसके माध्यम से जल क्या होता है, जड़ों से होते हुए पत्तियों तक पहुंच जाती है। जाइलम के बारे में जानते हैं, जल का परिवहन करता है जड़ों के माध्यम से है ना। बूझों का विचार है कि शायद पादपों में सभी जल परिवहन के लिए पाइप बने होते हैं, यानी सेक्शन बना होता है। बात सही है, सेक्शनल बना होता है, जिसके माध्यम से हमारे घरों में जल की आपूर्ति होता है, उसी प्रकार से वहाँ भी बना होता है। देखिए यहाँ, जी हाँ, बूझो सही है। पादप में मृदा से जल और पोषक पदार्थों को परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं, जिसको हम नली कहते हैं, वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं से बनी होती है, एक विशेष प्रकार की कोशिका जिसको हम संवहन उत्तक, संवहन का मतलब ले जाने वाला है ना, वहन उत्तक कहते हैं, बनाता है। उत्तक कोशिकाओं का वह समूह जो किसी जीव में किसी विशेष कार्य को संपादित करता है। मैंने बताया भी, उत्तक से क्या बनता है, अंग बनता है, अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र मिलकर क्या बनता है, शरीर पूरा बन जाता है। तो कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र मिलेगा तो फिर शरीर का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ भी उत्तक मिलेगा। जो उत्तक किसको कहते हैं, माने विभिन्न सारे कोशिकाओं को मिलने से उत्तक बनता है, जो एक विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, संपादित करता है। जल और पोषक पदार्थों के परिवहन के लिए पादप में संवहन उत्तक पाया जाता है, उसे हम जाइलम कहते हैं, जिसको हम दारू के नाम से भी जानते हैं। जाइलम चैनलों अर्थात नलियों सतत जाल बनाता है। यही जाइलम क्या होता है, पेड़ में बहुत सारे जाल बनाने का कार्य करता है ना, नाली बनाने का कार्य करता है, जिसके माध्यम से जड़ों से होते हुए जल यही वाहिकाओं नलियां अर्थात चैनलों द्वारा तने से होते हुए शाखाओं के माध्यम से होते हुए पत्तियों तक भी पहुँचे। इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल परिवहन का कार्य करता है। कहता है कि आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का अपसंश्लेषण करती है, भोजन पादप के सभी भागों में ले जाता है। यह कार्य एक और संवहन उत्तक के द्वारा किया जाता है, जिसको हम फ्लोएम के नाम से जानते है ना। ये देखिए मूल रोम हो गया, सेक्शनल बनाया कि नहीं, और यही सेक्शनल नलिकाओं के माध्यम से क्या होता है, जाइलम सेक्शनल नलियों के माध्यम से जल क्या होता है, जड़ से होते हुए कहाँ, तना से होते हुए पत्तियों तक बन जाता है, जिसको जाइलम रोम कहते हैं। ये देखिए पत्तियों का चित्र बनाया है, जिसमें भोजन बनेगा। भोजन क्या होगा, किसके माध्यम से, फ्लोएम के माध्यम से शरीर से विभिन्न अंगों तक अर्थात नीचे जड़ों तक जाने का कार्य करता। यहाँ मैंने बताया जड़ से क्या जाएगा, जल हो जाएगा, मूल, खनिज,
लवण, ये सारे नाइट्रोजन वगैरह को परिवहन करने का कार्य करता है। हो गया, आगे बढ़ते हैं बालक। क्रियाकलाप किया है, कुछ नहीं किया है, देखिए ध्यान से। एक गिलास लिया है और गिलास में क्या किया है, एक रंग भर दिया गया है, और रंग भरने के बाद कहता है कि पेड़ की एक टहनी लाया और टहनी डाल दिया किसमें, बालक, किसमें डाल दिया, पानी में। और उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद देखा तो इसके ये जो रंग है, जो सेक्शनल बॉडी होता है, जो जाइलम होता है, जाइलम के माध्यम से ये रंग सहित जल को क्या किया, खींच लिया, और पत्तियों में लाल 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 क्या हो गया, रंग जमा हो गया। पता चला कि ये खिंचाव उत्पन्न करता है ना। तो रंगीन पानी में रखी गई शाकीय पौधे की टहनी है। ओके, आगे देख लो बालक। हो गया। अब यहाँ देखिए बाष्प उत्सर्जन क्या करता है, बाष्प उत्सर्जन भी जल को खिंचाव के कार्य करता है, खींचने का कार्य करता है। कैसे, कक्षा 6 में आपने पढ़ा कि पादप में बाष्पो उत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त होता है। सबसे ज़्यादा जल निर्मुक्त क्या होता है, बाष्पो उत्सर्जन द्वारा। तो एक खिंचाव उत्पन्न करता है मुन्ना, जिससे क्या होता है, नीचे से जल ऊपर खिंचा जाता है। सतह पर उपस्थित रंध्रों से बाष्प उत्सर्जन के प्रक्रम जल बाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के बाष्पन से चूषण अभिकर्षण अर्थात खिंचाव उत्पन्न होता है, विकसित हो जाता है। यह वैसे ही होता है जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूषण करते हैं। जैसे आप क्या करते हैं बालक, आप जब नारियल पानी पीते हैं तो उसमें पाइप दिया जाता है, पाइप से पानी को क्या करते हैं, चूस लेते हैं, अर्थात खिंचाव उत्पन्न होता है कि नहीं नली में। तो वही यहाँ पर हो रहा है ना। विशाल वृक्षों में बहुत सारी ऊंचाई तक जल को अभिकर्षण अर्थात खिंचाव द्वारा ही इस प्रकार होता है। बाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में सहायता करता। हो गया मुन्ना, ये चीज़ हो गया आपका, क्या हो गया, धमनी बताए थे जहाँ से शुद्ध रक्त क्या होता है, कहाँ से, हृदय से हमारे शरीर में पहुँचा। रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक हो। रक्त की कितने कोशिकाओं से मिलकर बनता है, 30 से WBC RBC और प्लेटलेट्स हो जाता है। रक्त वाहिनियाँ, रक्त को ले जाने वाला कोशिका किसको कहते हैं, शरीर की संरचनात्मक एवं सबसे छोटी संरचनात्मक परिसंचरण तंत्र क्या होता है, हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों को परिवहन के लिए, अर्थात परिवहन के लिए एक बहुत सारे अंग मिलकर परिवहन तंत्र बनाता है, जिसको हम परिसंचरण तंत्र के नाम। डायलिसिस क्या है, डायलिसिस का मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि चोट लगने पर या वृद्ध अवस्था में क्या होता है कि हमारी वृक्क की अर्थात किडनी खराब हो जाता है, जिससे हमारी ब्लड को क्या होता है, ब्लड में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शुद्ध नहीं कर पाता है, जिसके कारण व्यक्ति की उम्र कम हो जाती है। और व्यक्ति की उम्र बढ़ाने के लिए डॉक्टर क्या करता है, अलग से वृक्क अर्थात डायलिसिस करने का कार्य करता है, अर्थात रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है, जिसको हम डायलिसिस के नाम से जानते। उत्सर्जन क्या होता है, माना उत्सर्जन एक माने जब हम किसी पदार्थ को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, या हम रक्त परिवहन, रक्त को हम क्या करते हैं, जब रक्त को शरीर से विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं तो उसमें शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। अशुद्ध रक्त भी है तो वो वृक्क में जाता है, और वृक्क में जाने के बाद क्या होता है, वो शुद्ध होता है। और शुद्ध होने के बाद जो वहाँ से अपशिष्ट पदार्थ होता है, वृक्क क्या करता है कि मूत्र वाहिनियों द्वारा क्या करेगा कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है, जैसे उत्सर्जन अंग हो जाएगा। जब आहार खाते हैं तो उत्सर्जन अंग हमारे उत्सर्जी पदार्थ जैसे छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में मल द्वार द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, उसी को उत्सर्जन कहते हैं। यानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और इसमें भाग लेने वाले सभी अंगों को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जैसे वृक्क हो गया, मूत्र को बाहर निकालने का कार्य करता है, मल द्वार क्या करेगा, मल को निकालने का कार्य करेगा। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, एक वर्णक है जो रक्त को रंग प्रदान करता है। ये लाल रंग के होते हैं, इसीलिए ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। हृदय स्पंदन क्या है, हृदय के धड़कन क्या है, धड़कता है। हृदय स्पंदन धड़कना, हृदय का धड़कना ही क्या होता है, हृदय स्पंदन के नाम कहलाता है, ये रुकता नहीं है, ठीक है। वृक्क गुर्दा क्या है, वृक्क अभी बताया मैंने, वृक्क या गुर्दा ये क्या होता है कि ब्लड को प्योर करने का कार्य करता है। शुद्ध और शुद्ध रक्त यहाँ पर आते हैं शरीर से, है ना, हृदय से शरीर में अब विभिन्न कोशिकाओं से होते हुए धमनी और शिराओं से होते हुए वृक्क में पहुँचता है। वृक्क में जो पदार्थ होते हैं शुद्ध करता है उसको, रक्त को शुद्ध करके पुनः उसको शरीर में भेज दिया जाता है, हृदय में भेज दिया जाता है। और अवशिष्ट पदार्थ को बाहर छांटने का कार्य करता है। जैसे हम जानते हैं कि ब्लड को वृक्क साफ करता है, तो ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ भी रहते हैं, जिसको बाहर निकालने का कार्य यूरिया के रूप में कौन करता है, वृक्क। फ्लोएम क्या है, तो ये फ्लोएम एक है पादप उत्तक है, जिसको हम संवहन उत्तक के नाम से जानते हैं। फ्लोएम क्या करता है,
कि हम जानते हैं कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है, पौधे में भोजन बनता है और पत्तियों में भोजन बनता है और भोजन बनने के बाद वो शरीर पौधे के विभिन्न अंगों तक, जैसे तना होते हुए पत्तियों, टहनियों से होते हुए तना में, तना से होते हुए शरीर के विभिन्न मांसलदार अंगों तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम नाम के एक ऊतक करता है। प्लाज्मा क्या है? रक्त है, रक्त को ही प्लाज्मा कहते हैं। मानिए रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। प्लाज्मा एक चिपचिपे टाइप के पदार्थ होते हैं जो ना तो ज़्यादा गाढ़े होते हैं और ना ही ज़्यादा ढीले होते हैं, ना ठोस होते हैं। तो ये एक प्रकार के। पट्टिकाणु क्या है? रक्त को ही पट्टिकाणु, रक्त में छोटे छोटे कण कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिसको पट्टिकाणु। नाड़ी स्पंदन अर्थात नस के स्पंदन जान रहे हैं ना, जब हम लाल रक्त कणिकाएँ, रेड ब्लड कोशिकाएँ सेल होती है जो है ना, जिसमें एक केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। मूल रोम आप समझ गए होंगे कहाँ पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है, जो क्या करता है? पेड़ों के क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, जड़ों के क्षेत्रफल को बढ़ाता है और मिट्टी से जल कण को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो उसके क्या होता है? क्या होता है जी? हृदय के स्पंदन को जांच करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है डॉक्टर। पसीना क्या है? स्वेद क्या है? पसीना है ना। पसीना हमारे अपशिष्ट पदार्थ, शरीर से निकलने वाली एक अपशिष्ट पदार्थ है जो श्वेत रंग के होता है और ये जल एवं नमकीन होते हैं क्योंकि इसमें नमक मिला हुआ रहता है, जिसके कारण कभी कभी कपड़ों में जब ज़्यादा पसीना हो जाता है तो सफ़ेद रंग की क्या होता है, इसमें दाग लग जाता है। ऊतक क्या है? अभी बताया मैंने, कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? ऊतक बनता है। मूत्रवाहिनी क्या है? ऊतक क्या करेगा? ऊतक का कार्य क्या है? तो ढेर सारे ऊतक मिलकर एक विशेष कार्य के लिए क्या उत्तरदायी होता है, जिसे हम ऊतक का नाम से जानते हैं। मूत्रवाहिनी क्या है? जहाँ से मूत्र बाहर निकलते हैं। मूत्रमार्ग क्या है? मूत्र के मार्ग जहाँ से मूत्र बाहर। मूत्रवाहिनी क्या है? मूत्र को ले जाना वृक्क से अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र मार्ग द्वारा, है ना। यूरिक अम्ल क्या है? पक्षी या छिपकली हो गया, विभिन्न सारे है ना, पंछी हो गया, छिपकली हो गया, सांप हो गया, इस तरह की चीज़ क्यों होता है कि पानी की मात्रा उसके शरीर में कम होता है, इसके लिए वो करता है सॉलिड सेमी सॉलिड पदार्थों को क्या करता है? अपने शरीर से बाहर निकालता है, जिसको हम यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। मूत्राशय क्या है मुन्ना? जहाँ पर मूत्र जमा हो जाते हैं उसे मूत्राशय कहते हैं। सीरा क्या है? सीरा रक्त वाहिनियाँ का एक भाग है जहाँ से अशुद्ध रक्त क्या होता है? हमारे हृदय में प्रवेश करता है। श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं, WBC है, यह हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से, रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, रोगाणुनाशक ये रक्त होते हैं ना, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आकार अनियमित होते हैं, कार्य इसका क्या है? रोग को मारने का कार्य करता है, हमारी रोग से रक्षा करता है। अर्थात जब हम भोजन लेते हैं ना शरीर के अंदर, तो विभिन्न अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, जिसको जीवाणु चले जाते हैं बालक। अब वो जीवाणु को मारने का कार्य कौन करेगा? रेड ब्लड सेल नहीं, बल्कि WBC अर्थात वाइट ब्लड सेल उसको मारने का कार्य करता है, अर्थात हमें रोगों से रक्षा दिलाता है। ये सारे चीज़ को मैंने समझाया, इसी के साथ ये चैप्टर हो जाते हैं समाप्त मुन्ना। अगर आगे अध्याय करनी है तो अध्याय को आप कर सकते हैं बालक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए है ना, ये देखिए श्वेत रक्त कोशिकाओं और पट्टिकाणु, जिसको हम क्या कहते हैं बताइए? प्लेटलेट्स, इसी को पट्टिकाणु मतलब प्लेटलेट्स कहलाता है। लाल वर्णक युक्त हीमोग्लोबिन के कारण हो जाता है। ये देखिए हृदय के स्पंदन 70 से 80 बार हो जाता है। हाँ आगे देख लेंगे, बस कुछ नहीं है। मानव उत्सर्जन तंत्र के 2 वृक्क पाए जाते हैं, सेम की आकार की होती है। 2 मूत्र वाहिनियाँ अर्थात नली पाई जाती है, दोनों वृक्क से निकलता है। मूत्राशय जहाँ पर मूत्र जमा होता है, एक मूत्र मार्ग होता है जहाँ से मूत्र बाहर निकल जाता है। स्त्री का मूत्र मार्ग की आकार अलग होता है, जबकि पुरुष का अलग होता है। लवण, यूरिया, जल सफ़ेद यानी पसीने में पाया जाता है, जो शरीर से बाहर निकलता है अपशिष्ट के रूप में। मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल छोड़ता है। अमोनिया उत्सर्जित करता है, जो जल में आसानी से मिल जाता है। कीट पक्षी या यूरिक अम्ल सेमी सॉलिड, जिसको यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। पादप मूल जड़ को पोषक तत्व मृदा से अवशोषित करता है, बात सही है। अवशोषित करने के लिए एक सस्टेनेबल बॉडी बनाता है। संवहन तक पाया जाता है, जो विशेष कार्य करने के लिए बनाया जाता है। जाइलम एवं फ्लोएम होता है ना। फ्लोएम जाइलम जड़ के माध्यम से क्या करता है? जल को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि फ्लोएम क्या भोजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का। बाष्पोत्सर्जन के दौरान क्या है ना, सबसे ज़्यादा बाष्पोत्सर्जन किससे होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। अरे यार ढेर है, आप इसको मिला भी सकते हैं मुन्ना, है ना। रंध्र कहाँ पाया जाता है जी? चलिए बताइए। हाँ, जल का अवशोषण हो जाता है किसके माध्यम से? मूल रोम के माध्यम से। चलो यहाँ हो गया ख़त्म। फ्लोएम क्या करेगा जी? भोजन का परिवहन करेगा। आगे बताओ। जाइलम क्या करेगा? जल का परिवहन करेगा बालक। आगे बताओ।
रंध्र, रंध्र क्या करेगा? रंध्र के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण सही में होता है। आगे बढ़ जाइए। अरे बहुत है यार। इसको हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों तक परिवहन क्या कहलाता है? रक्त वाहिनियाँ के माध्यम से, है ना। हीमोग्लोबिन रक्त के कारण होता है, रक्त में पाया जाता है जी। धमनियाँ और सिरे क्या है? धमनियाँ और सिरे क्या है? रक्त परिवहन जाल द्वारा जुड़ी होती है, परिसंचरण जाल द्वारा होती है। हृदय द्वारा लयबद्ध विस्तार संकुचन क्या कहलाता है? हृदय स्पंदन कहलाता है। मानव शरीर की प्रमुख उत्सर्जक अंग यूरिया है। पसीने में जल और लवण, जिसको आप समझ सकते हैं। वृक्क अपशिष्ट पदार्थों के द्रव के रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरिया कहते हैं, अभी बताया मैंने। वृक्ष में ऊंचाई तक पहुँचने के लिए जल का कार्य करता है, फ्लोएम करता है जी। जाइलम, इसको क्या करोगे? जाइलम के माध्यम से, फ्लोएम नहीं बल्कि जाइलम, है ना। आगे देख ले। पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। हाँ जी, हो जाएगा। मूल द्वारा जल से अवशोषित की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? चाहे प्रकाश में रख दीजिए, बढ़ जाएगा जी। इसको ऐसे नहीं है, पंखे के नीचे रख दीजिए यहाँ ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ कह रहा मना पादप में जंतुओं को आवश्यक समझा है, परिवहन बहुत जरूरी है ना। पदार्थों विभिन्न कोशिकाओं के अलग अलग कार्य है, उसको भोजन भी चाहिए, है ना। उसको कार्य करने के लिए तो उसको ऊष्मा की ज़रूरत होता है, तो परिवहन की ज़रूरत होगा यहाँ पर। क्या क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु अर्थात जिसको क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स नहीं होगा? तो पता है आपको, प्लेटलेट्स नहीं होगा ना, तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों अर्थात जोड़ों में, है ना, जहाँ जहाँ जोड़ है, जहाँ जहाँ नस है, वहाँ क्या करेगा? एकदम विशेष प्रकार के दर्द उत्पन्न होगा, पूरा शरीर में बुखार लगेगा, थकावट महसूस होगा, है ना। तो ये चीज़ हो जाता है। रंध्र क्या है? रंध्र क्या है? रंध्र क्या है? रंध्र क्या है? पौधे में, पौधे की पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, जिसका कार्य क्या होता है? बउआ, तो प्रकाश को ग्रहण करेगा और प्रकाश संश्लेषण क्रिया का कार्य करेगा, और ये खुलता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। ऑक्सीजन बंद, बाहर ऑक्सीजन लेने का कार्य भी लिखा दिए। बाष्पोत्सर्जन पादप का कोई उपयोगी कार्य है? बाष्पोत्सर्जन पादप में कोई उपयोगी कार्य है? हाँ है। बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही क्या है? सेक्शनल बल का क्या होता है? खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण जल को जड़ से कहाँ ऊपर खींचने का कार्य कर देगा बउआ। रक्त के घटक के नाम WBC, RBC और प्लेटलेट्स हो गया घटक का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर के सभी अंगों तक रक्त की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अरे वाह, क्या बात है। रक्त के माध्यम से इन पदार्थों का परिवहन होता है जी, जैसे प्रोटीन का परिवहन, है ना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारी चीज़ का परिवहन। इसके बिना कोशिका जीवित ही नहीं रह सकता यार, कैसे बात करते हो। लाल दिखाई देता है हीमोग्लोबिन। हृदय का कार्य क्या है? पंपिंग करना, ब्लड को पंपिंग करेगा, पंपिंग करने के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक परिवहन करने का कार्य कर रक्त का परिवहन किया जाता है। पदार्थों का परिवहन उसी के माध्यम से, रक्त से होते हुए परिवहन हो जाता है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक? क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, जिसको निकालना बहुत जरूरी होता है। आगे देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। बना सकते हैं आप, ठीक। चैप्टर पूरा हो गया स से